नमस्ते। आईना में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। हर मंगलवार को इसी समय हम आपसे मुखातिब हो जाते हैं। तो आईना में आज जिस विषय को हमने लिया है वो काफ़ी सेंसिटिव विषय है, वेरी सेंसिटिव इश्यू है। जब हमारे बच्चे बड़े हो रहे होते हो तो पेरेंट्स काफ़ी सेंसिटिव मतलब कि होते हैं, या फिर उन्हें अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा फ़िक्र लगी रहती है। यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, किसी के साथ अकेले पिकनिक पर नहीं भेजना, किसी के घर पर स्लीप ओवर पे नहीं जाना, स्कूल की छुट्टियों में क्यों यहाँ पर जा रही हो, वगैरह वगैरह। इससे बच्चे भी थोड़ा सफोकेटेड फील करने लगते हैं, सोचते हैं कि क्यों पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं। तो आज इस विषय पर हम बात करेंगे, यानी कि चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ क्या फ़िजी में होता है, और जब ये होता है तो जिन पर ये होता है उन पर क्या बीतती है। आज हमारे मेहमान हैं आईना के इस कार्यक्रम में अमितेश एम देव। हम आपका स्वागत करते हैं अमितेश, नमस्ते। नमस्ते शमी जी, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ हैं जोसेफ रुपेटी, आप एक लोकल बिजनेसमैन हैं। जोसेफ, आई वेलकम यू ऑन आईना शो। थैंक यू शमी। तो अमितेश के बारे में बताते हैं, फिर उसके बाद हमारे साथ एक साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा, थोड़ी देर में उनसे भी बातचीत होंगी। अमितेश, आप एक ऑथर हैं, एक पोएट हैं और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। जी हाँ। काफ़ी अच्छे अच्छे टाइटल्स आपने अचीव किए हैं। आपने एक बुक पब्लिश किया था जिसका टाइटल था अम्मा, जी जी अ फ्रेल वुडन डो। जी इस पर मैडम नज़रत शमीम ने भी काफ़ी अच्छी बातें की थी, और मेरे ख्याल से शी ऑल्सो लॉन्च दिस जी बुक, जी राइट? उन्होंने ही लॉन्च किया था जी। और आपको 3 बार नॉमिनेट किया गया है फॉर इंटरनेशनल अवार्ड फॉर क्रिएटिव राइटिंग, और यू हैव वन प्राइज ट्वाइस। जी हाँ। फिर आप वुमेन्स एक्शन फॉर चेंज वर्क में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, ये पोजीशन आपने होल्ड किया था। जी और हमेशा आप ह्यूमन राइट्स का जो कार्य है और लोकल एनजीओज़ के साथ एसोसिएटेड रहे हैं, जी जी और फीजी ऑपरेशंस मैनेजर फॉर ओवरसीज ओन्ड कंपनी में आप थे। जी इतनी जी काबिलियत आप में है, इतना ज़्यादा आपने अचीव किया है। अब लोग जी। सोच रहे हैं कि क्यों इनकी तारीफ़ का पुल मैं बांध रही हूँ, वो आप अभी थोड़ी देर में जान जाएंगे। और हमारे साथ जोसेफ रुपेती, जो कि लोकल बिजनेसमैन हैं और मैनेजमेंट पोजीशंस पर बहुत ज़्यादा सेवरल लोकल और ओवरसीज़ टूरिज़म रिलेटेड फर्म्स में आपने काम किया है एक्सटेंसिवली। आप ह्यूमन राइट्स वर्क में अमितेश के साथ में शामिल हुए थे। और जोसेफ, आप हिंदी भी बोलते हैं, फीजी हिंदी भी बोलते हैं, थोड़ी थोड़ी थोड़े थोड़ी सी बोलते हैं। और जैसे हमने कहा कि हमारे साथ डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा PhD साइकोलॉजिस्ट, वो शामिल हो जाएंगे। तो चलो, जो हमारा मुद्दा है, जो हमारा ख़ास विषय है, उस पर हम बात करते हैं। और इस प्रोग्राम का ख़ास मकसद किसी को नीचा नहीं दिखाना है या किसी पर आरोप भी नहीं थोपना है। जी हाँ, बिल्कुल। जो मकसद है प्रोग्राम का वो ये है शमी जी, मेरी ओर से ख़ास तौर पर, कि एक अवेयरनेस क्रिएट किया जाए और ये एक रिकग्निशन मिले कि ये जो चाइल्ड अब्यूज़ है, ख़ास तौर पर सेक्सुअल चाइल्ड अब्यूज़ ये हमारे देश में है और हमारी सोसाइटी में एक बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम है, और जिसको हम ज़्यादातर जिसका सामना नहीं करना चाहते ना। एक ऐसा टॉपिक है जो शायद लोग हमेशा नज़रअंदाज करते हाँ, हैं। डरते हैं, हम्म, एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं, जी हाँ। बदनामी का डर होता है, जी हाँ। या और हिम्मत नहीं होती। और जिनके साथ ये होता है जी जी उन्हें भी डर होता है जी कि जी किससे बोले, कैसे बोले। अगर जो किसी से बोलेंगे तो क्या हमारा कोई विश्वास करेगा या नहीं। जी हाँ। और जैसे कि आपने कहा कि ये प्रोग्राम किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रोग्राम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा हादसा हो जाता है, सिचुएशन बेस्ड रहता है, हालात ऐसे रहते हैं कि शायद पेरेंट्स उस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे जी। होते हैं। तो मैं अगर अपनी कहानी बोलूँ तो ज़िंदगी मुझे उस समय से याद है जब ख़ास तौर पर मेरे जो डैड हैं, मेरे पिताजी, वो हमें छोड़कर चले गए थे। तो हम चलते हैं अब आपकी बचपन में। जी जी। जी। और ये उस समय की बात है जब मैं सिर्फ 9 साल का था, और घर की जो सिचुएशन थी शमी जी ऐसी थी कि हम 3 भाई थे और माँ थी। और मुझे वो दिन हमेशा याद रहेगा जिस दिन मेरे डैड हमें छोड़कर गए थे, और वो उस हाल में गए थे। शायद उनकी अपनी कुछ मजबूरी थी या उनका अपना कुछ इश्यू था, तो मैंने पहले भी कहा कि मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन वो इस स्थिति में छोड़कर गए थे कि हमारा जो नेक्स्ट मील जिसको कहते हैं, जो नेक्स्ट मील, हाँ, वो हमें पता नहीं था ये कहाँ से कहाँ से आएगा। आएगा खाना। जी, इतनी बुरी स्थिति थी। इतनी बुरी स्थिति थी। मैं हमेशा लोगों से बताता हूँ कि उस रात हमारे घर में 9 बिस्किट्स थे,
जो जिसको हम फिजी हिंदी में कहते हैं जो कड़ा बिस्किट होता है, तो वो 9 बिस्किट्स मेरी माँ ने हम 3 भाइयों को 3-3 करके शेयर किया था। मैं कभी भी वो सिचुएशन भूल नहीं सकता, क्योंकि वो इतना सेंसिटिव था हमारे लिए। तो वो रात तो किसी न किसी तरह से बीत गई, लेकिन वो ऐसा था कि हम किसी के घर में उस समय किराए पर थे, जी। और पिता के 2 दिन के जाने के बाद हमें वो घर छोड़ना पड़ा, जहाँ पर आप लोग जहाँ रहते पर थे। थे, क्योंकि जो रेंट था वो काफ़ी दिनों से पे नहीं किया गया था। फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही ख़राब था उस समय, और हमें उसी कारण से वो घर छोड़ना पड़ा था। तो कहीं पर कोई और जगह था जहाँ पर आप लोग शरण ले सकते थे, या फिर मालूम नहीं था कि अब यहाँ से निकले तो कहाँ जाना है? हाँ, मालूम ही नहीं था, क्योंकि उस समय किसी का सपोर्ट नहीं था, किसी ख़ास सपोर्ट नहीं था, कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। और एज़ अ 9 ईयर ओल्ड आप उस समय यू डोंट नो कि किससे मदद माँगना ना। और आप सबसे बड़े थे परिवार में? नहीं, सबसे छोटे थे। मेरे 2 और भाई थे, और उसी समय मेरा जो सबसे बड़ा भाई है उसको अपना काम छोड़ना अपना पढ़ाई छोड़ना पड़ा, हुँ। क्योंकि घर में आमदनी नहीं थी, घर में कोई ऐसा नहीं था जो कमा सके। फिर क्या हुआ उसके बाद? जैसे ही मेरे पिता हम लोगों को छोड़ कर गए, 2 दिन बाद जब हमें घर छोड़ना पड़ा, तो वो भी एक ऐसा सिचुएशन है जो मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। हम लोग किनोया में उस समय रहते थे, तो जैसे वो गए उस दिन के बाद में मैं और मेरी माँ हम किनोया से समम्बोला तक पैदल चले, और घर-घर हम ऐसा सिचुएशन था कि हमें जाकर लोगों से पूछना पड़ा कि क्या हम वहाँ पर रात बिता सकते हैं? क्या वो हमें अकोमोडेट करेंगे क्या? और ऐसा है कि लोग बहुत ही स्ट्रेंजली आपको देखेंगे कि अगर आप उनके दरवाज़े में जाकर पूछें कि क्या मैं यहाँ पर रात रुक सकता हूँ? मतलब कि आपकी माँ जी, अकेली जी, 3 बच्चों को लेकर जी, एक दरवाजे से दूसरे जी, दरवाजे पर खटखटाकर बोलती थी कि कोई हम लोगों को शेल्टर दे जी, सकता है, कहीं पर जी, रहने की जगह नहीं, जी। और पैसा नहीं है, कुछ नहीं। पैसा नहीं था, और दरअसल वो उनका जो मेरी माँ का जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो कुछ ख़ास नहीं था, तो जी। नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल था। वो उन्होंने कभी नौकरी ख़ास कुछ की नहीं थी, और मेरे पिता को छोड़ने से कुछ ही दिन पहले उनका एक बहुत ही मेजर ऑपरेशन भी हुआ था। हुँ। तो कहते हैं ना कि जब समस्या आता है तो एक के बाद एक साथ ही आता है, तो वही कुछ हाल था उस समय। फिर कहीं पर आप लोगों को शरण मिली, कहीं पर ठहरे आप लोग? हाँ, एक टेम्परेरी अकोमोडेशन हमें उस समय किसी ने दिलाया। मेरी मम के कोई फ्रेंड था जिन्होंने एक घर पर हमें ले जाकर छोड़ा, जहाँ पर वो लोग उनका वो डील था कि मेरा भाई जब काम करेगा तो कुछ ना कुछ घर में उनको सपोर्ट करेगा। तो वहाँ पर एक टेम्परेरी अकोमोडेशन टाइप हमें मिला। तो हम एक एक जल्दी से एक छोटा ब्रेक लेते हैं श्योर। अमितेश। अभी तक तो लोग आपकी कहानी सुन रहे थे, और जोसेफ से भी हम बात करेंगे, जहाँ पर आपने बताया चाइल्डहुड एक्सपीरियंस क्या था। मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूँगी कि ये जो टॉपिक आज हम लेकर आए हैं, चाइल्ड सेक्स अब्यूज़, ये सिर्फ लड़कियों को नहीं होता है, लड़कों के साथ होता है। और आज अमितेश और जोसेफ यहाँ पर इसलिए आए हुए हैं क्योंकि इनके साथ ये घिनौनी हरकत हुआ है, और वो अपने एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ इस ब्रेक के बाद शेयर करने वाले हैं। थोड़ी देर में वापस हो जाएंगे। आईना का ये कार्यक्रम है, और आज हमारा टॉपिक है चाइल्ड सेक्स अब्यूज़, जो सिर्फ लड़कियों के साथ ये अब्यूज़ नहीं होता है, लेकिन लड़कों के साथ होता है। और अमितेश साथ में जोसेफ, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस शो। काफ़ी बोल्ड स्टेप आपने उठाया है ताकि हम लोगों को ये संदेशा दे सके कि हमारे बच्चे हम जितना सेफ सोचते हैं उतने सेफ है नहीं। जी, जी। आपसे जब इससे पहले बातचीत हुई थी इस प्रोग्राम को जब हम लोग तैयार कर रहे थे, तो आपने और जोसेफ यू ऑल्सो टोल्ड मी दैट जब बचपन में आप लोगों के साथ जो हरकत की गई थी, यू वर अब्यूज्ड सेक्सुअली एज अ चाइल्ड। अमितेश जी, आप हमें बताएंगे, इफ़ यू फील कंफर्टेबल, कि ये कब हुआ, किस उम्र में हुआ, व्हाट पहले कब हुआ ये? मेरा जो पहला सेक्सुअल चाइल्ड अब्यूज़ है मेरे साथ हुआ जब हम एक टेम्परेरी अकोमोडेशन में थे, और उसमें मेरी उम्र बस कुछ 9 साल की ही थी। मुझे वो सिचुएशन बहुत ही कम याद है, क्योंकि मेरा जो माइंड है वो हमेशा उसको ट्राई करता था कि ब्लॉक करे। ऐसा मेरा इमेजिनेशन था कि ये हुआ ही नहीं, या फिर शायद मेरे में वो समझ नहीं थी उस वक्त कि क्या हो रहा है।
और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। उसके बाद में ज़िंदगी कुछ संभली जब मेरी माँ काम करने लगी। शी इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग माँ। Would it be comfortable if you told us what actually happened? अगर जो आप डेप्थ में नहीं जाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। पहला जो था वो गलत जगह पर छूना और वैसी हरकत करना जो शायद एक बच्चे के साथ में नहीं करना ये चाहिए। किसने किया था? कोई आदमी था या कौन? जिस घर में Was a हम male or a female? अमेल जिस घर में हम थे वहाँ पर एक पुरुष था, उनका एक बेटा था। काफ़ी उम्र का था, मेरे ख्याल से 30 कुछ उम्र का और था आप 9 होगा। साल के थे। जी जी। तो उस समय शादीशुदा व्यक्ति थे। नहीं, शादीशुदा नहीं थे। हम्म, लेकिन जैसे कि मैंने कहा वो पहला जो सिचुएशन था, ना जाने क्यों शमी जी, मेरा शायद डॉक्टर जी और अभी बाद में जब हम साइकोलॉजिकल पॉइंट से देखेंगे तो शायद उसका एक्सप्लेनेशन सामने आ जाए, क्योंकि मेरा माइंड हमेशा ट्राई करता था उसको रिफ्यूज़ करने का कि ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन जब मैं 10 साल का था, जब हम लोग वहाँ से मूव आउट होकर मेरी माँ काम करने लगी और हम लोगों को सपोर्ट करने लगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उनका जो सिचुएशन था मेरी मम का, शी हैड टू लुक आफ्टर 3 ऑफ अस ना, और घर का जो किराया भरना, तो शी इज़ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। तो उनका जो कंट्रीब्यूशन मेरे लाइफ में है, मैं कभी उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि जो कुछ भी हूँ, एक्सक्यूज मी, सॉरी, जो कुछ भी मैं हूँ अपनी माँ की बदौलत हूँ। और मतलब कि आपकी ज़िंदगी में भी जितने अचीवमेंट्स है, जिस तरह से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है पॉजिटिवली, जिस तरह से आपको वही प्यार और दुलार दिया है, वो आपकी माँ की वजह से। जी। एक बात बताओ अमितेश, जब आपके साथ ये पहली बार हुआ तो क्या आपने किसी से बताने की कोशिश की? नहीं, कभी किसी से बताने को सोचा नहीं था उस समय। और मैं जैसे कहा, मैं हमेशा से इग्नोर करता था कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, या फिर शायद मेरा इमेजिनेशन था, शायद कुछ हुआ ही नहीं होगा, शायद मे बी आई वाज जस्ट ड्रीमिंग। You didn't know actually what was happening. या तो वो फीलिंग था ही नहीं। द अदर थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज़ कि जब कोई आपको छूता है, मैं एज अ चाइल्ड ऐसे सिचुएशन से बड़ा हुआ हूँ कि हमारे पास में कोई ऐसा नहीं था कि कोई आकर आपको हक करे, कोई बिकॉज फादर नहीं था ना साथ में, तो वो रिलेशनशिप कभी था ही नहीं कि वो बॉन्डिंग हो। तो जब कोई आपको वो अटेंशन देता है तो यू थिंक कि शायद वो आपको क्या कर रहा है, फादरली लव, Fatherly love. ब्रदरली लव। हाँ, लेकिन वो कन्फ्यूजन उस समय शायद अभी हमारे में वो कन्फ्यूजन नहीं होगा क्योंकि हम बड़े हो गए, लेकिन एक 9 साल का बच्चा अगर आप ले लें तो उनमें वो कन्फ्यूजन बहुत ही जल्द हो जाएगा, क्योंकि समझ में नहीं आता क्या हुआ। फिर दूसरी बार व्हेन डिड इट हैपन? दूसरी बार जब हम अपने वहाँ से मूव आउट हो गए, उस समय भी लगभग 1 ही साल का बात था, 10 साल कुछ ऐसा ही मेरा उम्र होगा। और ये जो सेकंड अब्यूज़ है ये बहुत ही दिन तक चला फिर। और ये एक ऐसे व्यक्ति ने किया जो हमारे रिश्तेदार तो नहीं थे, किसी तरह से हमारे रिलेटेड नहीं थे, लेकिन वो हमेशा ऐसे प्रेजेंट करते थे कि वो हमारे घर का सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करते हैं। मतलब ही वाज़न्ट अ स्ट्रेंजर, बट ही वाज़न्ट रिलेटेड टू अस टू ना, लेकिन घर पर आता था और हमेशा ऐसा उसका बर्ताव था कि वो मदद करने के लिए तैयार है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, सुनने के लिए तैयार है। तो वो एक ट्रस्ट हो उनमें था। तो मुझे खुद में एक ट्रस्ट था उस व्यक्ति में। और द अदर थिंग हुआ था कि मैं आइडियलाइज़ करने लगा था कि शायद कभी किसी ने मुझे इंटरेस्ट नहीं दिया, कभी किसी ने मुझे वो प्यार नहीं दिया, और ये व्यक्ति मुझे दे रहा है। तो ये जो सेकंड अब्यूज़ था, ये यू कैन क्लासिफाई इट एज मच एज अ रेप, क्योंकि जो एक रेप केस में होता है, जो कुछ भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, ये मेरे साथ में 10 साल की उम्र। ज़बरदस्ती। उस समय आपकी माँ काम पर होती थी, घर पर कोई नहीं होता था? नहीं, घर पर कोई नहीं होता था, माँ काम पर होती थी। अगर माँ होती भी थी तो मुझे वो बताने का वो नहीं था कि अभी माँ के पास में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स ऑलरेडी है, वो घर चलाएगी कि अपना प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, क्योंकि उस समय हमारा वो होप था कि आज नहीं तो कल डैड घर कर आ जाएंगे, सब चीज़ ठीक हो जाएगा। तो आपने ये सब बात अपने अंदर दफन करके रखी हुई है, एवर थ्रेटन्ड कि अगर जो आप बताएंगे तो आपके साथ ऐसा होगा? वाज समथिंग लाइक दैट? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन आफ्टर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेक्सुअल अब्यूज़, जब लगभग 4-5 साल बाद में जब वो व्यक्ति मुझे ऐसा पता लगा कि वो उनकी शादी हो रही है, तो मैंने खुद ही उनको थ्रेटन किया कि देखो तुम मेरे साथ में ऐसा कर रहे थे और मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है ना, एज अ चाइल्ड यू डिड दिस टू मी।
तो उनका रिएक्शन उस समय ये था कि इफ़ यू एवर टेल एनीबॉडी, अगर किसी को तुम बताओगे तो कोई विश्वास नहीं करेगा इस बात को, क्योंकि तुम्हारा जो अपीयरेंस है ये इतना बदसूरत है, तुम इतनी ख़राब लगते हो देखने में कि कोई कभी विश्वास नहीं करेगा कि कोई तुम्हें छूना चाहेगा। रमितेश, यू आर वेरी हैंडसम लुकिंग बॉय, जी जी। लेकिन उस समय आपको ये सब बताया गया था कि कोई विश्वास नहीं करे, तो आपने सोचा कि अगर जो कोई विश्वास नहीं करेगा मुझे तो एक डर सा बैठ गया था। डर सा एक तरह से टूट गए थे ना कि कितने दिनों तक यू वर सेक्सुअली अब्यूज्ड? मेरे ख्याल से लगभग से 5 साल तक। जी। तो बताना अपने आप में पड़ा ही नहीं, क्योंकि अगर सोचा कि शायद ये जो व्यक्ति कह रहा है कि हाँ तुम इतने बदसूरत हो कि कोई तुम्हारा बात विश्वास नहीं करेगा, तो वो एक मेरे दिमाग में हमेशा से रह गया कि अपने लुक्स को लेकर मुझे बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो गया, और कभी किसी से फिर बोला ही नहीं हमने ना कि ऐसा जस्ट किसी ने क्वाइट, कहा। मतलब जी कि तब तक आपने किसी को नहीं बताया। जी जी। क्या फिर उसके बाद में आपको हिम्मत पड़ी कि आप अपनी माँ को बताएं या मेरी माँ परिवार में को जब किसी को पता बताएं, लगा, भाई बहन को? नहीं भाई बहन मेरे 2 ही भाई थे और वो बहुत ही प्रोटेक्टिव थे, बहुत ही अच्छा, सपोर्टिव थे। सो यू डिड नॉट टेल एनीवन? कब तक नहीं बताया? माँ को मैंने जब बताया तो उनका रिएक्शन, शी वाज़ वेरी सैड, वो बहुत ही दुखित थी और बहुत ही उन्होंने रोया कि उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया। और उनका रिएक्शन शमी जी मेरी ओर ऐसा है कि मैं कुछ भी करूँ मेरी माँ का सपोर्ट हमेशा मेरे साथ है ना। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता उस सिचुएशन के लिए, क्योंकि शायद हालात ज़िंदगी के ऐसे थे जो हमारे मद में नहीं था ना, हमारे कंट्रोल में नहीं था। एक और ब्रेक लेते हैं अमितेश। जोसेफ, आफ्टर दिस ब्रेक I'd like to talk to you to share with me your experience as a child, because you were also sexually abused when you were a child, so if you That's feel correct. comfortable, you can definitely talk about that. तो एक ब्रेक हम लेते हैं। याद रहे आज हमारा विषय है चाइल्ड सेक्स अब्यूज़। हम अक्सर सोचते हैं लड़कियों के साथ होता है, लेकिन लड़कों के साथ भी होता है। कभी कभी आपके बच्चे अगर जो छुट्टी पर कहीं जा रहे हैं, और ये उन लोगों से होता है जो कोई स्ट्रेंजर नहीं होता कि बाहर से कोई आकर आपके बच्चों के साथ ये हरकत करे। ये वो लोग करते हैं जो जाने पहचाने होते हैं, जो आपके साथ एक ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं। तो फिर आपको इस मामले में क्या करना चाहिए आगे चलकर? अमितेश जी आप हैं और डॉक्टर धर्मेंद्र जी हैं, उनसे हम बातें करेंगे ताकि आप ये जान सकें कि कैसे पता लगाए कि आपका बच्चा इस दौर से गुजर रहा है या उन्हें कोई सेक्सुअली अब्यूज़ कर रहा है। अगर जो आप हमारे पास कॉल भी करना चाहते हैं तो कॉल भी कर सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे। धड़कन आयना का ये कार्यक्रम है, चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ पर हम बातें कर रहे हैं और हमारे साथ हैं जोसेफ रुपेटी। यू आर लोकल बिजनेसमैन एंड यू हैव बीन इन्वॉल्व विद working with human rights with Amitesh, and you have managed positions for several local and overseas tourism related firms. Yes, Would you be correct. comfortable, Joseph, telling me what was your childhood like? Thank you, Shami. It was my childhood was just like I could remember like it just happened yesterday. Very very rough childhood, I would say. Very sad indeed. Um, very emotional, I must say, and the experience was not a good one. Would you like to talk about your experience if you feel comfortable? Oh yes, indeed. Yeah. The I must say it's when I was very young, growing up in a large family. Not every child, have the attention of parents, of their parents. So I fall into that category of being the youngest, and the attention, the full attention that I was expecting from my parents, I was there 100%. So growing up in an island, environment, and being a Polynesian, it's not an easy environment to grow up with when you go through verbal and physical abuse. So sex abuse can be verbal and physical too, right? Sex abuse in my life came later when I was, I must say, I was 12 years old, 11 to 12 years old, and when that did happen to me, I sort of like I blocked that image of my life. I don't want to actually think about it or talk about it. Was it someone you knew
someone that I knew through an older sibling of mine, which knew the person very well, and I get to go to this sibling of mine, her Mm. workplace, so Mm. I actually get to mingle around with this adult person. And this is where the abuse started, because the abuser himself, Shami, when people abuse children, first of all, they want to get their attention, the things that they like, and of course, to get the interest of the child. So tell me, what actually happened to you, and how old was this person? This person was I would say, by judging of the person's looks, would be around nearly 40. And you were about 12 years of I was age? about 12 years Yes. of So he used to come to your age. place when no one was around? No, not exactly to my place, but I used to go over to where he operates a business, Okay. where my older sibling was We used to go working. for holidays? No, I just go to visit my older sibling, which Okay. works for him. Okay. So this is where the interaction came into my life. So he actually, there are times he would take that older sibling of mine, and we will be all in the car. And this is where after I remember there was this place that we went for a picnic, Mm-hmm. and it was actually happening there when the older sibling of mine was not paying attention at the time and was busy doing something else. And this is where the man took advantage of me. So what would he actually, he attempted to rape you, or he just... To be honest, the last stage of the abuse was the actual rape penetration, which I never thought it would happen to my life. And that is the most ugliest part of the experience, Shami, because when that happened to me, my mind went through, a lot of things I thought about. Even later in life when I was growing up, I tried to actually commit suicide several times. I tried to even, block the thought of about, but all the flashbacks yes, that you used to yes, get? yes. I even had, nightmares about that experience. Did you tell anyone in your family? No, through that experience, I was never ever comfortable of talking about it, not even to share with anybody. So, I hid that in a very special corner in my heart where I never want to talk about this experience. Mm-hmm. And I must say, well, thank you very much for bringing this up in your show, and thank you for inviting me over. I think Yes. I thank both of you, Joseph and Amitesh, क्योंकि बहुत किसी में वो हिम्मत नहीं है कि आगे बढ़कर आए, क्योंकि आप दोनों के यहाँ आने से माता पिता बैठकर सोचेंगे कि अपने बच्चों का ख्याल कैसे करना है, किन पर भरोसा करना है, आंख मूंद कर किसी पर भरोसा नहीं करना है, एंड बच्चे भी काफ़ी समझेंगे, और वो जो ये काम कर रहे हैं हम लोगों को कहेंगे कि हिम्मत बढ़कर करके आगे बढ़ो एंड कन्फ्रंट ऑल दोस थिंग्स, डोंट बी अफ्रेड। अमितेश, मुझे आप बताइए कि एंड जोसेफ, कि जब आप इस बहुत डार्क डेज से, लोनली डेज से गुजर रहे थे, तो कैसे आपको कंफर्ट मिला? व्हाट डिड यू डू? मुझे पर्सनली तो मुझे अलका याग्निक जी की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो अभी भी कुछ भी अगर हो जाए, ज़िंदगी में कुछ परेशानी आ जाए, तो मुझे उनका गीत सुनना बहुत ही पसंद है। मुझे वो होप देता है। तो एज अ चाइल्ड जब भी था मैं हमेशा उनकी आवाज़ सुनता था। Was there any particular song that you loved hearing? हाँ, देयर वाज़ अ लॉट। एक जो गीत था जो मुझे ज़िंदगी में हमेशा याद रहेगा, वो फिल्म मुझे फ़िल्म का नाम याद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से ज़ख्म का गीत था। पढ़ लिख कर तुम एक काम करना, अपना जवाब खुद ही लिखना, ऐसा कुछ गीत था। पढ़ लिख कर तुम बड़ा होकर एक किताब लिखना, अपने सवालों का खुद ही जवाब लिखना। So she became an inspiration, and you are an author, you're an author, you're a poet. जी, तो मुझे हमेशा वो था कि मुझे अपना जवाब खुद ही खोजना है और एक कुछ ऐसा लिखना है कि जो अगलीनेस है जो हमारी सोसाइटी में, जो हमेशा लोग कहते हैं कि इनके विषय में नहीं बात करना चाहिए, तो एक बोरिंग टॉपिक है या इसको नज़रअंदाज कर देते हैं ना, तो मुझे वो था कि मुझे कुछ लिखना है। और द अदर थिंग आई ऑलवेज डिड वाज कि मुझे पढ़ना और लिखने में बहुत ही ज़्यादा शौक़ था। तो जब भी अपने आप में होता था और कुछ शायद वो डार्क डेज़ याद आ जाए या फिर कुछ इनसिक्योरिटी हो जाए, तो मैं हमेशा लिखता था और हमेशा अलका जी की आवाज़ सुनना मुझे बहुत ही पसंद था।
So she became a real inspiration in my What life. did you do, Joseph, in those lonely, dark days? How did you, or I mean, how did you actually come out of that? And you are now facing the world. You're two very successful people, but how did you pass that period? Well, as a survivor of such an ordeal, Shami, um, I begin to actually withdraw myself from a lot of things. Yes, and I love to be on my own, in my own space, and do things that will bring comfort to me through those experiences. And because of that sort of abuse, it destroyed my personality. It destroyed me emotionally. And every time I will try to do something right, it will always bring that negative flashback of to remind me that that was who I am or who I was before when So I was do growing. you now at this very stage get a lot of support from your friends and families now? They're able to understand you? Since like I said earlier, when you asked me the question about sharing this with them, I have never shared this. But if my family is watching me, This is the like, first time you have yes, actually opened. I've actually shared this in front of everyone else. And it's not an easy thing for me to No. do. I have given a lot of thoughts about it. And I see, well, I think it's time to come out of this and Talk about it. and Thank you. yes, and bring this, the things that I really hide in in my heart, just to share Well, it. Joseph, I really appreciate your boldness, and the fact that you have come on this show is to tell people, hey, take care, and be very careful of all who come in your house. And if your children are going through this, it's Absolutely. important to Yes. communicate. Thank you very much, Joseph, for being on this show. हम एक Thank you. अलग ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद हम साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा से बात करेंगे और अमितेश जी से और बात करेंगे कि जब ये हो रहा था क्यों उन्होंने किसी को नहीं बताया और कैसे आपको पता चले कि आप के बच्चे इन चीज़ों से गुजर रहे हैं और काउंसलिंग कैसे पाए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगले ब्रेक में इस पर बातें करेंगे। ये आईना का कार्यक्रम है, चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ पर हम बातें कर रहे हैं। अमितेश जी, ये सवाल मैं आपसे मेरे ख्याल से तीसरी बार शायद अभी पूछ रही होंगी। आई नो इट्स नॉट ईजी, लेकिन मुझे ये बताइए कि जब आपके साथ ये अब्यूज़ हो रहा था, सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा था, इनफैक्ट जी। मुझे जानकर, और डॉक्टर धर्मेंद्र जी हम आपका स्वागत करते हैं इस एपिसोड Thank you. में। आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं, आप मेरे ख्याल से इंडिया से हैं। हाँ। ज़रा अपने बारे में जल्दी से बताएं कि कहाँ से मैं हैं। इंडिया में राजस्थान से हूँ और अभी 4 मंथ्स पहले ही मैं पीजी में आया हूँ। अभी रिसेंटली एफएनयू के साथ वर्क कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो हम आपको इस कार्यक्रम में इसलिए आए हैं बिकॉज यूर साइकोलॉजिस्ट, तो आप उसके बारे में और थोड़ा हमसे बातें कर सकेंगे। तो अमितेश, इनफैक्ट हम लोग जब सोचते हैं चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में, तो मेरे दिमाग में ये आता है कि ये सिर्फ लड़कियों के साथ होता है, बट आई वाज एक्चुअली वेरी सरप्राइज टू लर्न दैट कि ये लड़कों के साथ भी होता है। जी जी और आप यहाँ पर आए इतना हिम्मत करके ये बताने के लिए। मुझे ये बताइए कि उस समय जब आपके साथ ये हो रहा था, तो फिर किन कारणों से आपने किसी को नहीं बताया? जी देयर वाज नॉट जस्ट वन रीज़न, एक ही रीज़न नहीं था, कुछ रीज़न्स थे। सबसे पहला जो रीज़न था वो ये था कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। जो अटेंशन मुझे दिया गया था उस समय, मुझे ऐसा लग रहा था कि दैट्स व्हाट अ चाइल्ड शुड गेट। और क्योंकि ऐसा था कि कभी किसी ने मुझे, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक सिचुएशन ऐसा था कि कोई खास नोबडी गिव्स यू दैट अटेंशन। घर में क्या हो रहा है, एवरीबडी इज़ माइंडिंग देयर ओन बिजनेस, एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू कि घर किसी तरह से चले ना, तो कोई आपको अटेंशन नहीं देता। और अचानक से कोई आकर आपको किसी भी तरह का अटेंशन देगा, यू विल अप्रिशिएट इट। स्पेशली जब आपकी ज़िंदगी में फादली फिगर नहीं थी जी, उस जी। समय। तो वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि आई वाज एक्चुअली बीइंग अप्रिशिएटेड, नॉट अब्यूज्ड। तो वो ऑल्दो यू रियलाइज कि जैसे कि जब सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा था, इट वाज हर्टफुल, इट वाज पेनफुल। द सेक्सुअल इंटरकोर्स इटसेल्फ एज अ यंग पर्सन इट वाज रियली अ पेनफुल एक्सपीरियंस। तो लेकिन एक ऐसा वो था अपने अंदर कि ये अच्छे के लिए हो रहा है, शायद मुझ में कुछ इंटरेस्ट किसी ने शो किया। तो ये एक पहला रीज़न था। जी कैन आई आस्क यू समथिंग? जी। जब आपने कहा कि ये जो पेनिट्रेशन हो रहा था, इट वाज वेरी पेनफुल, जी। क्या मुझे बता सकते हैं कि जब ये आपके साथ होता था तो ये कितनी देर तक
होता था? कितनी देर तक वो आपको अब्यूज़ करते थे? सिचुएशंस के ऊपर था, कभी कभी काफ़ी देर तक होता था, कभी कभी जल्दी ख़त्म हो जाता था, कभी कभी कुछ वायलेंट भी हो जाते थे, तो सिचुएशंस के या ऊपर था जी। ये अमितेश अपने बारे में शेयर कर रहे हैं, लेकिन ये जो सेक्सुअल अब्यूज़ है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, इसकी शिकार कई लड़कियां हो चुकी हैं। ये पहले भी होता था, ये अभी भी होता है, लेकिन लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, डरते हैं। और अगर जो कभी कोई पेरेंट्स को पता चल जाता है तो वो चुपचाप रहते हैं या फिर बच्चों को कहते हैं कि बेकार की बात कर रहे हो, ऐसा भी होता है। तो एक एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ अमितेश, मुझे बताइए कि ये जब आप 9 साल के थे, 12 साल के थे, तब आपके साथ ये हुआ। लेकिन इस बारे में, इस अब्यूज़ के बारे में आप क्यों बात करना चाहते थे? व्हाई डिड यू वांट टू ब्रिंग इट नाउ? पहली बार जब मैंने किसी से भी शेयर किया, ये कुछ साल हो गए हैं, लगभग मेरे ख्याल से अभी तो 10 साल हो गए जब मैंने पहली बार किसी से शेयर किया। जो मेन रीज़न है जो मैं किसी के साथ ये शेयर करना चाहूँगा, 2 रीज़न्स हैं। सबसे पहला जो रीज़न है कि अगर कोई सुन रहा है, कोई बच्चा ख़ास तौर पर सुन रहा है इस कार्यक्रम को, देख रहा है हमें, और अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है, तो शायद हम लोगों को सालों लग गए किसी को बताने के लिए, लेकिन अगर आप To सुन रहे हैं go through that pain for years and years and जी, years, it's very, very painful जी। लेकिन and अगर कोई damaging. है वहाँ पर बाहर, शायद कोई हमें सुन रहा है आउट देयर, और आपके साथ में हो रहा है, प्लीज़ कम आउट एंड स्पीक अबाउट इट। यू टॉक टू समबडी हू कैन हेल्प यू, क्योंकि हेल्प अवेलेबल है। और उस समय शायद हमें ऐसा लग रहा था कि कोई हमें सुनने के लिए तैयार नहीं, लेकिन काफ़ी लोग, जैसे कि शमी, आप सुनने के लिए तैयार हैं कि किसी के साथ में ऐसा हुआ है, तो ऐसे काफ़ी हेल्प अवेलेबल है। द अदर मेजर रीज़न इज़ माई सेल्फिशनेस। मुझे शायद मेरा अपना उसमें बेनिफिट है, क्योंकि मैं जब भी बात करता हूँ इस टॉपिक पे, तो मुझे एक तरह से रिहेबिलिटेशन मिलता है। मैं अपने आप में अच्छा फ़ील करता हूँ कि आई एम नॉट हाइडिंग एनीथिंग, यू नो, यू डोंट Yeah. फील ट्रैप्ड, यू डोंट We're फील very few people like you, अमितेश, जी, कि कोई आगे बढ़कर, डॉक्टर जी आप भी यहाँ पर, कि कोई आगे इतनी हिम्मत करके, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि अगर जो किसी को मालूम हुआ कि कोई लड़की सेक्सुअली अब्यूज़ हो रही है या कोई लड़का सेक्सुअली अब्यूज़ हो रहा है, तो हमारा रवैया उनकी ओर बहुत नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। सो इट इज़ वेरी बोल्ड ऑफ यू टू कम। और अमितेश जी से मैं पहले मिली, उनसे बातचीत की, तो मैंने कहा कि लुक, आई रियली वांट टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक। Yes. और आई हैड नो होप कि कोई आएगा इस पर बात करने के लिए। हाँ अमितेश जी, आप। जी। तो ये मेरा, जैसे कि कहा, ये मेरा एक सेल्फिश शायद होगा कि मैं जब भी इस पे बात करता हूँ, आज भी जैसे हम बात कर रहे हैं, तो एक फ्लैशबैक आ जाता है, इमोशंस आ जाते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू फील फ्री, यू फील कि जो कुछ भी हो रहा था, यू कुड ब्रेक आउट ऑफ इट, यू नो। क्या आप कुछ ऐसे जबकि आप काफ़ी एक्टिवली इन्वॉल्व्ड हैं ह्यूमन राइट्स में और कुछ ऐसे मूवमेंट्स में, यू वेरी सक्सेसफुल पर्सन अपनी ज़िंदगी में, अपने आप को इतना सक्सेसफुल आपने बनाया, क्या कुछ ऐसे केसेस के बारे में आप सुनते हैं जहाँ पर बच्चों के साथ ये अभी हो रहा है एंड यू नो अबाउट इट? जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा ऐसे केसेस हैं जहाँ पर होता है। और सबसे जो डिसअपॉइंटिंग बात हो जाता है कि जब पेरेंट्स जानकर भी नज़रअंदाज करते हैं, वो कहना चाहते हैं कि नहीं, इट्स योर जस्ट योर इमेजिनेशन। तो ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है जब बच्चे ख़ास तौर पर बात करना चाहते हैं और पेरेंट्स सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो ये एक इशू हो जाता है। और अभी एक्सट्रीम केसेस की ओर देखें तो काफ़ी ऐसे केसेस हैं जहाँ पर जो बच्चे का पिता है, उनका जो सेक्सुअल अब्यूज़ उनके बच्चे के तरफ होता है, तो ऐसे केसेस भी हैं जो हमने देखा है। क्योंकि आप वुमेंस क्राइसिस सेंटर के साथ भी करीब से काम करते हैं और यहाँ जी, पर जी, ऐसे ऐसे केसेस आपके आते जी, हैं। डॉक्टर धर्मेंद्र जी, आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं बिल्कुल। और हम चाहते हैं कि जो हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, हम उनकी मदद करना चाहते हैं बिल्कुल, इस बिल्कुल। कार्यक्रम के ज़रिए। तो हमें बताइए कि क्या क्या वार्निंग साइंस है कि बच्चों में और बड़ों में भी ये होता है, पॉसिबली चाइल्ड को सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है? देखिए, जब किसी का वार्निंग साइंस के हम बारे में बात कर रहे हैं, तो जब किसी बच्चे के साथ ये सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, तो एक तरह से उसकी पूरी पर्सनालिटी पे बहुत गहरा इम्पैक्ट करता है वो। तो उसके जो वार्निंग साइंस है, जैसे फिज़िकल वार्निंग साइंस हैं, इमोशनल हैं और बिहेवियरल हो सकते हैं। फिज़िकल में आप अगर ये ऑब्ज़र्व करें अपने बच्चे के अंदर, या बच्चा आपको आके बोलता है कि मेरे जेनिटल पार्ट्स पे रेडनेस है, या पेन हो रहा है, या मैं जब यूरिन करता हूँ तो मुझे ब्लीडिंग होती है, या उसके अंडरगारमेंट्स में कभी कोई ब्लड स्पॉट्स दिखते हैं आपको, या उसको चलने में, उठ के बैठने में, चलने में, तो ये एक साइन है जहाँ पर आपको कॉशियस होना चाहिए।
साथ ही इमोशनल लेवल पे भी बच्चा बिल्कुल टूट जाता है। बहुत जी। इंटेंस फियर, इंटेंस गिल्ट, एग्रेसिवनेस, बड़ा कंफ्यूज स्टेट में हो जाएगा कि मेरे वो समझ ही नहीं पाएगा क्योंकि बच्चा छोटा होता है। उसे पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है। एकदम से वो अलग से रहेगा, दूसरे बच्चों से घुलेगा मुलेगा नहीं, फैमिली में इन्वॉल्व नहीं होगा। मतलब उसके पूरे बिहेवियर में एक सडन चेंजेस आप अपने नोट आप कर को सकते हैं। काफ़ी आइसोलेट कर लेगा। कभी-कभी बिल्कुल, बच्चे अपने आप को जब आते हैं स्कूल से या फिर कहीं से तो अपने आप को कमरे में बंद कर लेते बिल्कुल, हैं, मतलब कि बिल्कुल। काफ़ी आइसोलेशन होता है। जी। तो अमितेश, व्हेन व्हेन यू वर गोइंग थ्रू दिस, आपका बिहेवियर पैटर्न क्या था? आई वाज एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड, बहुत ही डिप्रेस सिचुएशन था। और ख़ास तौर पर आई बिकेम वेरी सुसाइडल। हुँ। मैंने एक दफ़ा अटेम्प्ट भी किया सुसाइड। तो जो माइंड है वो काफ़ी डिप्रेस्ड था। तो या आई देयर वुड वाज़ सम ऑफ से द साइंस, हाँ। दैट दैट्स वेरी प्रिसाइज एंड एक वेरी और एक करेक्ट। ब्रेक लेते हैं, फिर जैसे आपने कहा फिज़िकल एंड हाँ, इमोशनल साइंस, इस बीच में अगर जो आप हमें कॉल करना चाहते हैं, डॉक्टर से पूछना चाहते हैं, कोई सवाल वो कर सकते हैं। हम और भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो सर्वाइवर्स होते हैं, जो अब्यूज़ वगैरह होता है और काउंसलिंग क्या मिलता है, पेरेंट्स हाँ, कैसे हैंडल कर सकते हैं बिल्कुल। वगैरह वगैरह, किन पर भरोसा करें किन पर नहीं। तो आईना में एक ब्रेक के बाद हम फिर बहुत जल्द वापस आते हैं। आईना का ये कार्यक्रम है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ पर हम बातें कर रहे हैं। डॉक्टर धर्मेंद्र जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने कहा कि बच्चों में ये साइंस होता है, अपने आप को अलग बिल्कुल। कर लेते हैं, या कुछ और भी साइंस आपने कहा, फिजिकल एंड इमोशनल। जो टीनेजर्स होते हैं, शायद वे भी इसका शिकार हो रहे हों। शायद कोई कहीं पर छुट्टी मनाने जाता हो। मुझे याद है, जब मैं अपनी बड़ी बहन के घर पर जाना चाहती थी, जो करीब में होते थे, या उनके साथ फ़िल्म देखने जाना चाहती थी परिवार के साथ में, या छुट्टी में कहीं, तो मेरी माँ हमेशा करती थी कि कुछ काम नहीं, घर पर रहो। तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती थी कि क्यों नहीं भेजती हैं। अभी मैं बड़ी होकर आई एम सो थैंकफुल हुँ, टू माय पेरेंट्स, मेरी माँ का, कि उन्होंने मुझे कहीं नहीं भेजा बिकॉज़ शी वांटेड टू प्रोटेक्ट मी। अभी सही है। स्कूल की छुट्टियां हैं, काफ़ी बच्चे शायद अपने पेरेंट्स से ज़िद करें, और हम पेरेंट्स से ये कहना चाहेंगे कि कहीं भी अपने बच्चों को मत भेजें कि अच्छा चलो छुट्टियां यहाँ बिता लो। शायद बोले चलो ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर, आंटी अंकल कहीं पर भी, आप नहीं जानते कि क्या हो सकता है कहीं पर भी। तो मुझे ये बताइए कि जो टीनेजर्स में है, कैसे पता लगे उनमें क्या क्या साइंस पाए जा सकते हैं कि इफ़ दे आर सेक्सुअली अब्यूज्ड? देखिए, टीनेज एज एक ऐसी एज होती है जहाँ पर उस एज में बच्चों को अपने लुक्स, अपने अपीयरेंस पे बहुत वो कॉशियस होते हैं। लेकिन जनरली जिन बच्चों के साथ ऐसा होता है, वो बिल्कुल थोड़े से कटे हुए नज़र आएँगे। वो अपने अपीयरेंस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, अपने लुक्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, अकेले रहेंगे, अपनी यहाँ तक कि पर्सनल हाइजीन भी वो सही ढंग से नहीं करेंगे। एकदम अपने आप को अलोन कर देंगे, या फिर वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएँगे, आर्ग्यूमेंट करेंगे, घर से बहुत देर तक बाहर रहेंगे, और हो सकता है कि ड्रग्स और अल्कोहल पे भी चले जाएँ, और सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर में भी इंडल्ज हों, और सुसाइडल अटेम्प्ट तक भी कर सकते हैं। तो जब आप उनको देखें कि इनका बिहेवियर सडन कहीं चेंज हो रहा है, तो हमारी सोसाइटी का सबसे नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि हम बात नहीं करते। जनरली अभी हम बात कर रहे हैं बच्चों की और टीनेज एज की। अभी हम क्या बड़े बात करते हैं इस टॉपिक पे? नहीं करते। नहीं करते। ये प्रॉब्लम इस वजह से हो रही पहली है। बात, हम लोग विश्वास नहीं करते। विश्वास ही नहीं करते। अगर जो कोई बच्ची आकर बोले कि किसी ने मुझे गलत जगह पर छुआ है, हाँ, तो परिवार के बड़े लोग कहते हैं कि चुप हो जाओ, बेकार बात करती हो, बहुत ज़्यादा फिल्में देख रही हो, या नॉवेल्स बिल्कुल। पढ़ा हो, या फिर सपने में कोई आया होगा, या कोई अगर जो कहे कि कोई रिश्तेदार का अगर जो नहीं है, बहुत ट्रस्टेड पर्सन भी आकर उन्होंने गलत जगह से छुआ बिल्कुल। है। मैं एक लड़की से बातचीत कर रही थी, जब मैं इसके बारे में बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि वो रात में सो रही थी, हुँ, और उनकी आजी उनके कमरे में थी। ओके। उनका कज़न ब्रदर रात में अकेले में, रात में हुँ, मे बी अराउंड मिडनाइट, और उस समय आया, और उनका स्कर्ट उठाकर अपना हाथ उनके स्कर्ट के अंदर ले गया, ओके। अंडरगारमेंट के अंदर। तो अचानक से वो जाग गई, और उन्होंने शोर मचाना शुरू किया, और शी डिडंट नो व्हाट टू डू। तो उन्होंने अपनी ग्रैंड माँ को बताया, कि तो उन्होंने कहा कि तुम सो जाओ, शायद बुरा सपना देखा होगा। उनको पता चल गया था, घर में जो ग्रैंड माँ थी उनको पता चल गया था क्या होता, बट शी वॉज ट्राइंग टू नॉट टू एक्चुअली एडमिट नहीं करना चाहते थे लोग, डर की वजह से, या कुछ कारण हो सकता है इसकी वजह से। एक बात और मैं जानना चाहूँगी कि ये बच्चे जो सेक्सुअली अब्यूज्ड होते हैं, आगे चलकर आफ्टर इफेक्ट इनका क्या होता है? देखिए, आफ्टर इफेक्ट में अगर मैं साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से कहूँ, तो वो एंजाइटी डेवलप कर सकते हैं, डिप्रेशन डेवलप कर सकते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर उनको हो सकता है, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर हो सकता है, सुसाइडल अटेम्प्ट भी कर सकते हैं वो। फीलिंग गिल्टी? बिल्कुल गिल्टी।
और जैसा कि आपने अभी इस केस के बारे में बताया कि जो बच्ची है, एक बच्ची अपने पेरेंट्स से ही सपोर्ट सीख करती है, अपने एल्डर से सपोर्ट सीख करती है, एल्डर से वो कंसर्न सीख करती है। जब वो कंसर्न उसे नहीं मिलता तो वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती है वो कहाँ जाए, और उस समय वो एक तरह से विक्टिमाइजेशन हो ही रही थी, उसके लिए डबल विक्टिमाइजेशन हो रहा है वो, जी। दैट द सीन्स वो नहीं होना चाहिए। तो अमितेश, आपने कोई कुछ काउंसलिंग ली थी उसके बारे में? बिकॉज यू वेरी सक्सेसफुल नाउ, यू डिडंट गिव अप। नो आई डिडंट गिव अप, लेकिन उस समय किसी से कुछ खास काउंसलिंग तो नहीं हुई, लेकिन अपने आप में एक एनर्जी डेवलप किया। आई डू अ लॉट ऑफ मेडिटेशन, और जो मुझे वो खुद में वो एनर्जी खोजना पड़ा, विच वाज वेरी हार्ड, वेरी डिफ़िकल्ट। जैसे कि डॉक्टर जी ने कहा, एज अ टीनेजर मुझे अपने आप में बहुत ही कम इंटरेस्ट था, और यूज्ड टू डू फनी थिंग्स। अपना जो बाल है मैं फ़नी वे झाड़ता था, क्योंकि जो अपने आप में जब किसी ने बता दिया कि तुम इतने अगली हो, इतने बदसूरत हो, तो वो अपना इंटरेस्ट ही नहीं रहता कि अपने आप में वो इंटरेस्ट रहे। तो आई कुड रियली रिलेट जो उन्होंने कहा, और वही सिचुएशन था। लेकिन मुझे ज़्यादातर अपने आप में वो एनर्जी ढूंढना पड़ा कि आई कैन फाइट इट ऑफ, एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ इट थ्रू मेडिटेशन। अच्छा, तो यहाँ पर पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए? देखिए, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि सबसे पहले वो उनको एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट में सुने, उनसे बात करें। मतलब कि कोई बच्चा अगर जो ऐसी शिकायत लेकर आता है कि बिल्कुल, किसी ने मुझे गलत जगह पर छुआ, हाँ, तो उनको सुने। उनको सुने, उन पे बात करें, वो जो कह रहा है उस पर विश्वास करें, उन्हें ये एश्योर करें कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जनरली वो समझ ही नहीं पाते कि उनकी गलती है या नहीं है। उन्हें एश्योर करें कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, और फिर खुद काम रहें और कन्फ्रंट करें, कुछ स्टैंड लें, हो सकता है रिपोर्ट करें, या फिर कई बार देखा गया है कि मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर ऐसा होता है कि जो अब्यूज़ कर रहा है वो आप ही की फैमिली का कोई मेंबर हो होता है। 70% केसेस के अंदर, मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर ऐसा ही होता है। तो कई बार आप उन्हें पुलिस में नहीं देना चाहते हैं, एटलीस्ट आप उसको कन्फ्रंट कर दें, देखिए हमें पता है, तो सामने वाला बंदा रुक जाता है। ये आपको करना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि उस बच्चे में तभी वो एक फीलिंग आएगी, क्योंकि वो सपोर्ट आप ही से सीख करता है और किसी से सीख नहीं करता है वो। मेरे ख्याल से यहाँ पर जैसे आपने कहा कि कन्फ्रंट करना चाहिए, ज़्यादातर आपने 70% आर जिनको आप जानते हैं, या तो रिश्तेदार होता है या किसी ने बहुत ज़्यादा भरोसा जीत लिया है आपका, तो डरे मत कि झगड़ा हो जाएगा किसी से या रिलेशनशिप खराब हो जाए, क्योंकि ये आपके बच्चे की सवाल। इसमें आप ये सोचिए कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, आपका बच्चा या वो रिश्तेदार जिन्होंने आपके बच्चे के साथ ये घिनौनी हरकत की है। जी, और जैसे डॉक्टर जी ने कहा कि यू डोंट हैव टू टेक द एक्सट्रीम स्टेप ऑफ गोइंग टू द पुलिस और रिपोर्टिंग इट, जस्ट स्टॉपिंग इट हेल्प्स। शमी जी, हमने काफ़ी केसेस ऐसे हैंडल किया है वुमेंस क्राइसिस सेंटर और वुमेंस एक्शन फॉर चेंज थ्रू, जहाँ पर जब लोग आते हैं, जब रिपोर्ट करते हैं, उनका वही मकसद होता है कि जो अब्यूज़ है वो रुक जाए। वो शायद वो जो कोर्ट है शायद वहाँ तक नहीं जाना चाहे, लेकिन जो अब्यूज़ रुक जाए, दैट्स व्हाट मोस्ट ऑफ देम वांट। और पेरेंट्स को ये भी बताना चाहिए, अपने बच्चों को छोटे से उम्र में बताना चाहिए कि बैड टच क्या होता है, बिल्कुल, गुड टच क्या होता है। कि अगर जो आपको इस तरह से कोई छुए तो तुरंत आकर या तो शोर मचाओ या तो तुरंत आकर बताओ, हम आप पर विश्वास करेंगे। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया है, पढ़ा है, देखा है, लोगों से सुना है। मेरी बातें हो रही थी एक महिला से जस्ट लास्ट वीक। उन्होंने कहा कि हम लोग जब छोटे थे रूरल एरियाज़ में, तो कोई व्यक्ति आता था जो उम्र में बड़ा था, जिन्हें हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते थे, तो वो बोलता था आप बेटा गोद में बैठ जाओ। तो वो कहते थे कि गोद में बिठाते थे जब हमको, तो वी कुड एक्चुअली फील द प्राइवेट पार्ट्स, उन्होंने कहा, और बहुत देर तक गोद में बिठाते थे एंड दे एक्चुअली एंजॉयड इट। तो ऐसे ही मत कि कोई हमारे बच्चे को बहुत प्यार दुलार कर रहा है, तो दिस इज आई वाज टोटली शॉक्ड कि इतनी ज़्यादा कहानियाँ सुनने को मिली। तो जो लोग इससे गुजरते हैं वो तो ट्रॉमाटाइज्ड होते हैं, पेरेंट्स को भी अच्छी तरह से हैंडल करना चाहिए। इसका ट्रीटमेंट क्या है जो बच्चे इससे गुजरते हैं और पेरेंट्स? बिल्कुल, इसके ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो सबसे पहले इस टाइप के केसेस के अंदर मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर प्राइवेट पार्ट से फिजिकल इंजरीज हो सकती हैं, या फिर जो अब्यूज़ कर रहा है उसको कुछ इन्फेक्शन हो सकते हैं, STI HIV। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट के पार्ट पर अगर देखा जाए तो ये भी एक कंसर्न है जिसको नोटिस में रखना चाहिए, क्योंकि जो अब्यूज़ कर रहा है उसको STI HIV हो सकता है, वो एक नया प्रॉब्लम आप इन्वाइट कर रहे हो। तो फिजिकल मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए, उसमें फिजिकल इंजरीज ट्रीट होनी चाहिए,
STI और HIV के एग्जामिनेशन होने चाहिए, साथ में साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और काउंसलिंग की हेल्प भी लेनी चाहिए। अमितेश जी, फीजी में कुछ संस्थाएं हैं जो मदद कर सकते हैं ऐसे बच्चों की काउंसलिंग अगर वगैरह, अगर किसी के पास प्रॉब्लम है, दे कैन ऑलवेज कॉल वुमेन्स क्राइसिस सेंटर। या They have- आपको भी कांटेक्ट कर सकते they हैं? आपका can- नंबर मैं बता दूंगी थोड़ी जी, देर जी। में। हाँ। They can always contact us and there are qualified counselors available जो उनकी मदद कर सकते हैं, जो प्रोफेशनली हैंडल कर सकते हैं केसेस को। जी। अंत में जल्दी से अमितेश जी, हाउ वुड यू लाइक टू कंक्लूड, क्या कहना चाहेंगे पेरेंट्स से? मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरी जो ज़िंदगी थी, जो शुरुआती ज़िंदगी थी, बहुत ही कठिन थी, लेकिन मैंने एक रास्ता खोज लिया, एक होप खोज लिया। अगर कोई ये प्रोग्राम सुन रहा है, ख़ास तौर पर मेरा मैसेज है शायद उन लोगों के लिए जो विक्टिम्स थे चाइल्ड अब्यूज़ के, कि अगर आप कंफर्टेबल हैं देन टॉक अबाउट इट। यू डोंट हैव टू गो टू एनी शो, किसी शो में या तो बिल्कुल, किसी हाँ। लेकिन किसी से बात करें और किसी किसी से- के साथ मदद जी, लें। ज़रूर। तो इस कार्यक्रम के हम अंत में पहुंच चुके हैं। डॉक्टर जी, प्रोग्राम में आने के लिए थैंक यू वेरी मच। अमितेश you. जी, Thank आपको you, भी आई सल्यूट यू एंड जोसेफ एज वेल। तो अपने बच्चों का ख्याल रखें। छुट्टियां हैं, आपके घर कौन आता जाता है? अपने बच्चों को आप कहाँ भेज रहे हैं, किसके साथ भेज रहे हैं? आपका बच्चा अगर जो कोई ऐसी शिकायत लेकर आता है कि किसी ने उन्हें गलत जगह छुआ, क्या आप उन पर विश्वास कर रहे हैं? ये आपके बच्चे हैं, उन्हें सुने, उन्हें समझे। और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं होता है, ये आपने जैसे कहा लड़कों के साथ भी होता है। सो कीप एन आई ऑन योर चिल्ड्रन, उनका ख्याल रखें। आशा है कि आज के इस कार्यक्रम को आपने ज़रूर पसंद किया होगा। आप मुझे बाद में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस प्रोग्राम के बाद, या फिर मुझे कॉल कर सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। अगर जो इसमें आप कोई मदद चाहते हैं तो भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। नमस्ते।